नमस्ते। आपको पता है कि देश भर में चुनाव के माहौल हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी हैं। ऐसे ही सबसे आखिरी में चुनाव है बलिया जैसे लोकसभा में, और बलिया के ही एक ऐसे नेता आज हमारे साथ आप देख रहे होंगे जो अक्सर चर्चाओं में रहा करते हैं। चर्चा में रहने की वजह क्या है ये आप भली भांति जानते हैं। उनकी बगावत जो रहा है वो पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। इसके अलावा भी वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं और सुर्खियां बटोरते रहते हैं। आज हम ढेर सारी बातें करेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए बात करते हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वर्तमान समय में कैसे चल रही है जीवन, और जब विधायक थे तब कैसी चल रही थी? भाई, राजनीति के जीवन में सत्तासीन होना और सत्ता से अलग होना निश्चित रूप से कुछ दो स्वरूप और दो दो परिस्थितियां होती है। सत्तासीन होकर के समाज को जितना आदमी सहजता से न्याय दिला लेता है, सत्ता से अलग रह करके उतना उतना आसानी से सहजता से न्याय नहीं दिला पाता। इसमें कोई सत्य नहीं। संकोच नहीं है। विधायक जी, ढेर सारी बातें होगी आपके, खास करके जगह जिस जगह से आते हैं वहाँ पर बड़ी आपकी चर्चा रहती है हमेशा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा, कुछ दर्शक हमारे होंगे नए जो खास करके लखनऊ में होंगे, तो उनको जरा अपने बारे में बता दीजिए, शुरुआती जीवन के बारे में। क्योंकि आप विधायक तो अचानक से बने, हम कहेंगे आप उससे पहले एक अच्छे शिक्षक थे, और शिक्षक के साथ साथ आप राष्ट्रीय संघ सेवक में भी थे, तो जरा उसके बारे में बताइए। ऐसा है पत्रकार जी, मैं निश्चित रूप से कर सकता हूँ कि मैं प्रथमतः शिक्षक हूँ। आज भी हूँ, कल भी था और कल भी रहूंगा। स्वभाव से भी शिक्षक हूँ जी। राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ की प्रेरणा से ही राजनीति में मैं आया। मेरा राजनीति न पेशा है न मेरा व्यवसाय है। राजनीति सेवा करने का एक संस्कार का माध्यम है, संस्कार है और सेवा करने का एक माध्यम है। और यही भावना लेकर के मैं राजनीति में आया कि सत्ता में रहने पर, सत्ता के नजदीक रहने पर जो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी जो समाज में आतंक फैलाए हुए हैं, समाज का शोषण कर रहे हैं, भ्रष्ट कर्मचारी या भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे लोगों को नियंत्रित आदमी तभी कर पाता है जब सत्ता का सहयोग होता है। नहीं तो उनके खिलाफ केवल संघर्ष करके सुधार कर पाना इतना आसान काम नहीं होता है। तो मैं सहज उसे स्वीकार किया कि सत्ता में कभी ऐसी परिस्थिति परमात्मा देता है तो ऐसे लोगों को, अत्याचारियों को, भ्रष्टाचारियों को, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो किसी प्रकार का माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे आतंकवादी हो, खुल करके विरोध करूंगा। और इसी संस्कार से संस्कारित होकर के मैं शिक्षक जीवन से लेकर के अब तक का जीवन मेरा यही रहा है कि मैं ऐसे लोगों का, गंदे लोगों का विरोध किया हूँ। और जो भी परमात्मा ने जिस परिस्थिति में, जिस समय में जैसा क्षमता दिया था, उस क्षमता के अनुसार मैंने समाज की सेवा करने का प्रयास किया। प्रयास किए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जब 2022 का टिकट वितरण हो रहा था, तो उस समय आपके टिकट की पहली चीज तो घोषणा लेट में हुई, तब तक के लिए आकलन लगाया जा रहा था आपके समर्थकों द्वारा कि आप ही को मिलेगा, आप ही को मिलेगा, लेकिन अंत में आया टिकट तो आपको नहीं दे करके एक मंत्री जी को दे दिया गया। हालांकि वो चुनाव हार गए। चुनाव हारे तो भी कारण आपको ही बताया गया, क्योंकि आपने विरोध कर दिया और वहां पर दूसरे पार्टी से चुनाव लड़े गए। तो मैं चुनाव लड़े उस पर तो चर्चा करूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आप भी तो जब चुनाव बीत गया होगा तो कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे कि आखिर क्यों मेरी टिकट कटी, क्या वजह रही टिकट कटने का, तो ऐसा आप है, जरा मेरे बताइए। टिकट कटने का एकमात्र कारण पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी थे। उन्होंने उनके सुदिष्ट बाबा पशु मेला की जमीन को लेकर के मैं विरोध किया था। वो पशु मेला की जमीन थी, वो अपने नाम से कर लिए थे। मैं उसका विरोध किया और विधायक होने के नाते विरोध करना मेरा धर्म था, वो समाज का काम था। पूर्वजों के द्वारा संचालित वर्षानुवर्ष, सैकड़ों वर्षों की वो परंपरा थी। उस परंपरा को मैं जीवंत बनाए रखने के लिए अपने सांसद जी का विरोध किया था। उसको अपना वो व्यक्तिगत विरोध मान करके हमारे टिकट पर वो लगाए, अपना विरोध प्रकट किए, जिसके कारण मेरा टिकट कट गया। टिकट ऊपर कट। के सम्मानित अधिकारी और हमारे प्रदेश और देश के सभी नेता चाहते थे
लेकिन वीरेंद्र सिंह मस्त जी के प्रबल विरोध के कारण मुझे टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला। लेकिन कई बार आपको देखा जाता है जब आप विधायक थे तब भी कि पार्टी लाइन से बड़ा हट के बयान देते हैं। अक्सर आप जिस पार्टी में है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी में कहा जाता है कि बड़ा डिसिप्लिन से रहते हैं लोग। लोग पार्टी लाइन से हट करके बयान नहीं देते हैं, लेकिन आपकी बयान तो हमेशा ही चर्चाओं में रहती थी। हर कुछ दिन पर बयान आपके ऐसे ऐसा आते थे। प्रकार जी मेरे जीवन का एक ही मार्ग है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में रहा, राजनीति के क्षेत्र में नहीं था। सत्य सत्य बोलने का साहस मैं रखता हूँ, और कभी भी समाज के हित के विरोध में कभी भी कोई परिस्थिति आती है, चाहे विपक्ष हो, चाहे हम जहाँ भी रहें, सत्ता में रहें न रहें, या सामाजिक जीवन में केवल रहने के कारण, मैं सत्य को छोड़ नहीं सकता। और सत्य ही मेरे जीवन की पूंजी है, और सत्य मार्ग अपना करके ही आज यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। और आगे परमात्मा जहाँ तक पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा ये कोई विषय नहीं है, लेकिन सत्य मार्ग को अपनाया हूँ, तो सत्य मार्ग को अपना करके ही अपने जीवन का अंत करूँ। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कई सारे विधायक भी हैं, कई सारे सांसद भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपके कार्यकाल की अगर हम बात करें 2017 से लेकर 22 तक, तो उस समय एक सांसद थे 2017 से लेकर के 2019 तक भरत सिंह जी, और 2019 से लेकर के 22 तक थे वीरेंद्र सिंह मस्त जी। दोनों लोगों से हम बात करें तो आपकी खटपट बनी रही, मतलब दोनों लोगों से कुछ ना कुछ मुद्दों पर विवाद रहा। क्या वजह है कि ऐसा विधायक जी? ये सब चीज प्रकट करने का नहीं होता है, ये जी प्रेस और पत्रकार का विषय नहीं है। कारण में जो था, एक का जो कारण था नहीं, मैंने बताया, ये ये है कोई कि विषय नहीं है, और आज आपसे, का प्रासंगिक विषय। जी, आपसे क्यों ऐसा होता है कि सांसदों का बनता नहीं है? ऐसा है कि अब यह आज के लिए प्रासंगिक विषय नहीं है। जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं। जी। अब हम बात करेंगे जिला पंचायत सदस्य का जब चुनाव हुआ तब, उस समय भी देखा गया कि आपके हिसाब से टिकट वितरण नहीं हुआ जिला पंचायत सदस्यों की, और उसके बाद आपने अपने अपने प्रत्याशी आज घोषणा आज कर दी। चुनाव चल रहा है, आज चुनाव की चर्चा नहीं, चुनाव प्रासंगिक के है, उचित है। जी ये पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या होगा, इस पर नेता बोलता नहीं। नेता हमेशा वर्तमान में जीवित रहता है। वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे से होने वाला एक है वो हो रहा है, जी और इसका परिणाम भी दिखेगा। दिखेगा। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोटों से हम 1 लाख से ऊपर वोट पाएंगे, और नीरज जी सांसद के रूप में 2024 के चुनाव में सांसद बनेंगे, और लाखों वोटों से जीत करके बनेंगे। लाखों वोट से जीत कर बनेंगे। चलिए ये बताइए कि आप आरएसएस के बारे में जरा हमको बताइए कि कब से जुड़े और किस पद तक रहे? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक सन 1983 में बना। मैं उस समय हली मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बीएड कर रहा था। अच्छा। और कानपुर में ही मैं विवेकानंद शाखा में स्वयंसेवक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया, और 83 से लेकर के मैं तृतीय वर्ष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, और अपने बैरिया विधानसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से मैं हजारों स्वयंसेवक को प्रशिक्षण करवाया, और प्रशिक्षित करके स्वयं का संघ का स्वयंसेवक बनाया। अच्छा, जैसा कि आप नीरज शेखर जी का चर्चा कर रहे हैं कि वो लाखों वोटों से जीतेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सच में दिल से बताइएगा कि आप किसको चाहते थे कि टिकट मिले? ऐसा देखिए, ये भी आज के लिए उचित प्रश्न नहीं है। मैं इसके बारे में आप बताना क्यों नहीं चाहते विधायक जी? आज पार्टी का चुनाव चल रहा है, हाँ, और पार्टी का चुनाव जीतना है। मैं कभी भी जीवन में मैं विरोध भी कभी किया हूँ अपने नेताओं के किसी गलत काम का, तो पार्टी से हट करके किया हूँ। पार्टी में रह करके केवल पार्टी और पार्टी का झंडा और पार्टी का मिशन और पार्टी का सिद्धांत, दूसरा कहीं भी इतर कोई न सोच है न मेरा कार्य। ठीक है। एक मंत्री हैं अभी वर्तमान समय में बलिया शहीद दया शंकर सिंह जी, उनसे आपके संबंध बड़ा अच्छे बताए जाते हैं, कुछ रिश्ता भी है क्या? देखिए, आदरणीय दयाशंकर सिंह जी मेरे अन्नदाता के भांजे हैं, और ये अन्नदाता स्वर्गीय बाबू मैनेजर सिंह जी थे, हमको बुला करके शिक्षक बनाया था, और वो उनके सम्मानित हमारे प्रिय भांजे हैं, और उनसे भी मेरा वहीं से संबंध प्रारंभ हुआ है, और वो आज तक मेंटेन है, और भगवान चाहेगा तो भविष्य में मेंटेन है। अब विधायक जी ये बताइए कि पार्टी में तो आपकी एंट्री हुई, उसके बाद अब आप प्रचार लगातार कर रहे हैं, लेकिन
आपका क्या आगे का प्लान है? मैं कभी भी राजनीति में कुछ पाने के लिए आया ही नहीं। वो परिस्थिति थी। मैं कभी भी सामाजिक जीवन जीने का मेरा केवल एक मार्ग है, एक सिद्धांत है कि मैं किसी दुर्बल को, किसी कमजोर को, किसी सदाचारी व्यक्ति को, अत्याचारी से कैसे शांति दिला सकता हूँ, भूमाफियाओं को कैसे मैं द्वावा में रोक सकता हूँ, अन्य समाज विरोधी तत्वों को सामान्य जीवन जीने के लिए कैसे बाध्य कर सकता हूँ, कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस समाज के लिए अच्छे से व्यवहार करके समाजोपयोगी बने, इसकी मैं चिंता करता हूँ। यही मेरे राजनीति का जीवन का धर्म है। चलिए, विधायक जब रहे तो आपके कई सारे काम भी कराए आप। मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें से मुख्य आपने कौन सा ऐसा लग रहा है कि काम जो कराए जो ऐतिहासिक काम रहा? देखिए पत्रकार जी, मैं परमात्मा की कृपा से, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, भाजपा सरकार के माध्यम से मैं एक प्रतिनिधि था। मैं आग्रह किया और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो बैरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए दिया है, किसी मुख्यमंत्री या किसी नेता ने आज तक नहीं दिया था। पुल और रोड तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन इंसान बनाने का, इंसान निर्माण का माध्यम केवल और केवल शिक्षालय होता है, विद्यालय होता है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे कार्यकाल में मेरी निवेदन पर राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महाविद्यालय बीएससी एमएससी के लिए सोनबरसा में, राजकीय पॉलिटेक्निक इब्राहिमाबाद में और राजकीय इंटर कॉलेज एक गांव के लिए जो गंगा पार था, नौरंगा भुआल छपरा के लिए पूज्य महाराज ने दिया। मैं लाखों द्वाबा की जनता की तरफ से कोटिशः उनको प्रणाम करता हूं। और जो ये 3 काम महाराज जी ने दिया, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मैं इस धरती पर रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन जरूर ये गाथा चलती रहेगी कि इन संस्थाओं का निर्माण पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में सुरेंद्र सिंह जैसे सेवक ने ला करके इस धरती पर रखा है। मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है मैं जब सोचता हूं कि परमात्मा मुझको इसका निमित्त ही क्यों इतना बढ़िया निमित्त बनाया। भले मैं नहीं रहूंगा, लेकिन 15-20 वर्ष बाद एक मजदूरी करने वाला भी पिता अपने बेटे को पॉलिटेक्निक करा करके इंजीनियर बनाएगा। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण होगा। मैं, हो सकता है कि मेरी तो उम्र अब 64-65 वर्ष की हो रही है, 10-15 वर्ष में भगवान के हम लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे आत्मा को सुकून मिलेगा, चाहे जहां भी मेरी आत्मा रहेगी, कि हमारे संस्थान, हमारे द्वारा लाए गए संस्थान में गरीब का लड़का भी इंजीनियर बना और बीएससी में से किया। इससे बड़ा काम हमारे समझ से बैरिया विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नेता अपने कार्यकाल में इतना बड़ा काम क्यों नहीं करेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे अन्नदाता स्वर्गीय मैनेजर सिंह जी ने भी संस्थान बनाया था और उनके बाद यदि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में एक विशालतम स्वरूप में खड़ा किया, जो टेक्निकल क्षेत्र में, और बीएससी एमएससी की पढ़ाई बलिया और छपरा के बीच में कहीं कोई होगा तो केवल और केवल बैरिया विधानसभा क्षेत्र के सोनबरसा में होगा, दूसरा कहीं नहीं होगा। इससे बड़ा कोई काम नहीं। ये मुख्य काम थे जो आपके कार्यकाल में हुए। सबसे मुख्य काम यही है। सबसे मुख्य काम, बाकी आपने रोड रास्ते तो सामान्य काम है। मैं नहीं भी कोई विधायक रहेगा तो भी पुल पुलिया रोड बनता है, लेकिन यह बिना प्रयास के संभव नहीं होता है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ कि आपने हमारे राजनीतिक जीवन को ऐतिहासिक बनाने में आपका स्नेह और आशीर्वाद हमको बहुत बड़ा संबल प्रमाण किया। मैं जानना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने एक ऐलान किया अपने पोस्ट के माध्यम से कि वो अब बैरिया विधानसभा से कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, उनका निजी मैटर है, उनके अपने विचार हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन विचार पर मेरा कुछ भी कहना प्रासंगिक नहीं है, तो मैं कहूँगा नहीं। ये लोग जानना चाहते हैं कि कहीं आपसे मुलाकात करके तो वो नहीं, ऐसा नहीं, उनका निजी विचार है, वो क्या बोले हैं वो जाने, उसका उत्तर वो दे सकते हैं। वो दे सकते हैं।
अच्छा, अब आप पीछे की तो बहुत अधिक चर्चा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक चर्चा मैं ज़रूर करना चाहूँगा अखिलेश यादव जी के बयान पर। आपने हम्म। जो बयान दिया था, हम्म। वो बयान हमको लग रहा है कि पूरे देश में कई दिनों तक चले थे वो बयान। हम्म। तो उस बयान पर आज भी कायम है? बिल्कुल कायम, बिल्कुल कायम हूं। आज भी मैं उस बयान पे कायम। मुझे इस बात का गर्व है, इस बात का गर्व है कि मैं एक श्रेष्ठ स्कूल में पैदा हुआ हूं। और इसलिए दूसरा गर्व यह है कि उस स्कूल श्रेष्ठ स्कूल में पैदा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में और एक प्रतिनिधि के रूप में भी परमात्मा ने उसको काम करने का अवसर दिया। और परमात्मा से ये निवेदन भी है, परमात्मा जब तक इस क्षेत्र में काम करने का अवसर देना, तब तक मेरा संस्कार और मेरी बुद्धि जरूर इस तरह के बनाए रखना, ताकि मैं समाज के लिए अपने जीवन का पल पल लगा सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। और कोई इच्छा नहीं है, कोई कोई दूसरा चिंतन नहीं है। हम्म। लेकिन आपने कहा कि हम श्रेष्ठ स्कूल में जन्म लिए हैं, तो इस बात का हमें गर्व है। सबको गर्व होता है, होना हो, चाहिए। होना चाहिए, आज भी गर्व है, कल भी गर्व रहेगा। लेकिन इस बात को बहुत लोग कह नहीं पाते हैं। और जिसको आपने नहीं जिस कहना है। जिस लहजे में, जिस तरीके में, जिस तेवर से आपने कहा था कि अखिलेश यादव जी, मुझे भी क्षत्रिय प्रिय है, और बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई अखिलेश जी ने तो केवल केवल यादव समाज को जितना नीति विरुद्ध, नियम विरुद्ध जो दिया, सहयोग किया और किया, उन्होंने तो अपने राज धर्म का विनाश किया। राजा का ये धर्म नहीं होता है। गर्व करो अपने अपने कुल खानदान पर, लेकिन जहां निर्णय करने की बात है, वहां पर राजा का धर्म होता है कि न्याय करो। योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। सत्ता में रह करके संतत्व को उन्होंने दिखाया है कि एक भी भर्ती में कोई एक पैसा घूस नहीं लगा। हजारों लाखों भर्ती कर दिए और एक भी भर्ती में किसी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठी। इससे सुंदर पारदर्शी व्यवस्था कौन देखने को मिला? ये राजा का धर्म है, मुखिया का धर्म है। तो जिसने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ही पूरा कर सकते हैं, दूसरा कोई संभव नहीं। अखिलेश तो बौना है उसमें के सामने, योगी जी और मोदी जी के सामने। ये तो सौभाग्य है भारत का। भारत का मैं तो कहता हूं कभी कभी कि शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को। आज की तिथि पर आदरणीय मोदी जी को किस स्तर से और किस प्रसन्न मन से प्रशंसा किया जाए, और दूसरी तरफ योगी जी का। किसी को एक दूसरे का कम कहना, अपने मन को ये करना, माने दोनों की प्रशंसा करते करते मन आघाता नहीं है। ऐसे दोनों नेता है मोदी जोगी की जोड़ी में देता है भगवान ने राम और हनुमान की भेजा है। एक मर्यादा और धर्म का ध्वज लेकर के, चरित्र और ईमान का झंडा लेकर के, और दूसरे जो है साहस और पराक्रम और ईमान का झंडा लेकर के चलते हैं। ऐसा संजोग, ऐसा लगता है परमात्मा ही भेजा है भारत को बनाने के लिए और अत्याचारियों का दमन करने के लिए। एक तरफ भारत की सीमा सुरक्षित मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की धरती पर आतंकवादियों और आतताइयों से समाज सुरक्षित। उसका श्रेय अकेले किसी को जाता है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और देश की सीमाएं सुरक्षित और शानदार हैं, उसका श्रेय यदि किसी को है तो आदरणीय मोदी जी को है। तो भगवान ने मोदी और योगी को राम और हनुमान के रूप में भेजा है। लगता है कि कलयुग में इन दोनों विभूतियों को परमात्मा ने अपने से प्रेरित करके भारत के कल्याण के लिए भेजा है। एक बार विधानसभा में योगी जी ऐसे कोई विपक्ष से, बलिया का ही कोई सदन सदस्य कहे कुछ बोल रहे थे, तो उस बीच में तो योगी जी कह रहे हैं कि बैठ जाइए, नहीं तो हमारे तरफ से कहीं ऐसा ना हो कि सुरेंद्र सिंह जी खड़े हो जाए। तो उस समय बड़ा चर्चा हुआ था कि योगी जी आपको बड़ा मानते हैं। देखिए, ऐसा योगी जी, पूज्य योगी जी निश्चित रूप से हमको स्नेह देते थे, और मैं भी अनन्य भक्त हूँ पूज्य योगी जी का और मोदी जी का। क्योंकि मुझको जो पूज्य योगी जी सत्तासीन होकर के भी संतत्व को 100% कायम रखना, वो पूज्य योगी आदित्यनाथ के ही चरित्र और चिंतन का बस की बात है। दुनिया में किसी के बस की बात नहीं। तनिक भी सत्ता प्रभावित न करती हो, ऐसा व्यक्तित्व का नाम है पूज्य योगी आदित्यनाथ। दुनिया की कोई भी सामंती ताकत, गुंडों की ताकत, आतंकवादियों की ताकत जिसके साहस को तनिक भी दुर्बल न कर सके, ऐसे व्यक्तित्व का नाम है योगी आदित्यनाथ। ऐसे योगी आदित्यनाथ को मैं कोटसा प्रणाम करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि ऐसे शासक को, ऐसे नेता को
दीर्घजीवी बने लोग, ताकि भारत राम के चरित्र का भारत बने, बिल्कुल आतंक मुक्त भारत बने, अनुशासन प्रिय भारत बने और संस्कारों श्री राम के चरित्र का भारत बने। ये तभी संभव है जब मोदी और योगी जैसा नेता बने रहेंगे। अब बात की आप कि हमें क्षत्रिय होने पर गर्व है, ये बात आप स्वीकार भी करते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि राजपूत समाज इस समय भाजपा से कुछ नाराज चल रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ। लोभी जो होगा वही वो हो सकता है। लोभी ऐसा लोभी लोग और लोलुप लोग, नहीं तो सर्व समाज यदि देखा जाए तो सर्व समाज की चिंता करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी है जिसमें एक छोटे से भी स्तर पर जीवन जीने वाले व्यक्ति की भी चिंता और दूसरी तरफ विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए व्यक्ति की भी चिंता। शांति और सुरक्षा जिस समाज में, जिस राजा के राज्य में बनी रहती है, वो सर्वमान्य राजा होता है, सर्वग्राह्य राजा होता है, सर्वसम्मानित राजा होता है, उससे बड़ा कोई राजा नहीं। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति राम का चरित्र लेकर के चल रहा है तो मोदी जी है और योगी जी, दूसरा कोई नहीं है। यदि कोई है तो पद के लिए हम भी लड़ गए थे, हम बहुत अच्छे थोड़ी ना कहा जाता, मान जाना चाहिए था। लेकिन थोड़ा अब वो है, स्वाभिमान जग जाता है किसी व्यक्ति का, भाई आप तो हो गया। लेकिन मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता। आज बीजेपी के वहां से विधायक होते, बिल्कुल, लेकिन हमको लोग भी दुखी व्यक्ति को मनाया जाता है, लोग मनाए नहीं। हमारा यही सवाल भी अगला था कि जब आप चुनाव लड़ने का घोषणा किए तो कहां से फोन आए थे और आपने स्वीकार किया? ये सब चीजें चर्चा की नहीं होती है, पत्रकारिता की नहीं होती, ये व्यक्तिगत चीजें होती है और व्यक्तिगत चिंतन की चीजें। लोग ये कह रहे हैं कि अगर योगी जी फोन कर दिए होते तो शायद मान गया। ये सब चीजें चर्चा की नहीं होती है। चर्चा सामाजिक जीवन की होनी चाहिए, राष्ट्रीय जीवन की होनी चाहिए, ये व्यक्तिगत जीवन की चर्चा क्या है। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार का नारा है कि 4 जून को 400 पार, क्या उम्मीद है? देखिए पत्रकार जी, मुझे तो भरोसा है कि परमात्मा खुद मोदी जी और योगी जी के मुंह से बुलवाते हैं। अच्छा। ये सब सृष्टि चला रहा है परमात्मा, और मुझे भरोसा है कि वो अपने प्रिय और सम्मानित नेता मोदी जी के संकल्प को पूरा करने में स्वयं सृष्टि अहम भूमिका निभाएगी। क्योंकि प्रतिनिधि के रूप में, परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में निश्चित रूप से मोदी इस भारत की धरती पर हैं, और अपने प्रतिनिधि का सम्मान की रक्षा, अपने संकल्प की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है, समाज दिख भी रहा है कि लगता है कि निश्चित रूप से 400 पार होगा, और उसमें बलिया भी एक उसमें अपना सहभागिता सुनिश्चित करेगा। लेकिन बलिया से जो विपक्ष में है, उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हम चुनाव लगभग जीत गए थे, लेकिन उसमें कुछ, ये गलत बात है। ये वही है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, और सब लोग अपनी बात करते हैं। चुनाव बढ़िया से हारे थे, और जहाँ जहुराबाद और मोहम्मदाबाद में हम लोग पीछे थे तो वहाँ ठीक था। 3 विधानसभा में हम लोग लीड किए, उनके अंतर को समाप्त किए और सब 15,000 से चुनाव जीते, 15 से जीते। इस बार सपा और बसपा, सांपनाथ और नागनाथ दोनों एक साथ थे। अच्छा। तब जो है राम का चरित्रवाद का झंडा लहरा है। इस बार तो बसपा और सपा दोनों अलग अलग है, दोनों दिशा में है, अलग अलग दिशा में है। इस बार लाखों से जीत होगी, और आदरणीय नीरज शेखर जी, आदरणीय मोदी जी का झंडा लेकर के जो चले हैं, योगी जी का झंडा लेकर के बलिया में फिर से लहराएगा, तीसरी बार लहराएगा। और सबसे बड़े अंतर से आदरणीय भरत सिंह जी जीते थे लाखोट से, आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी भी जीते थे 15,000 वोट से। इस बार हैट्रिक में दोनों रिकॉर्ड को से ऊपर 2 लाख से ऊपर के मतों के अंतर से हम लोग जीतेंगे, और नीरज जी सांसद। एक जौनपुर के नेता हैं, वो चर्चा में रहते हैं, वो भी धनंजय सिंह जी, उनकी, देखिए मेरी सीमा बलिया तक है, बलिया तक मेरी सीमा है। आप नेता है, और देखिए किसी भी नेता पर चर्चा करना ये उचित समय नहीं है, ठीक है जी। बाद के कालखंडों में जैसा इस समय आएगा वैसा बोला जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और सिपाही की हैसियत से जो अधिकतम मेरी भगवान ने क्षमता दिया उसका उपयोग करके बैरिया विधानसभा क्षेत्र से 50,000 का लीड दिलवाऊंगा।
दिलवाएंगे लीड। 50,000 के अंतर से हम लोग आगे रहेंगे। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में, अन्य जगह की तो बात छोड़ दीजिए, बैरिया विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से अधिक का अंतर लेकर के हम लोग बढ़ेंगे और नीरज शेखर जी सांसद बनेंगे। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष बार बार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीट जीत जाती है, तीसरी बार सरकार बना लेती है, तो संविधान का खतरा है, संविधान भी बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। ऐसा है, वो सब झूठा नारा देते हैं, सब झूठा नारा देते हैं सब। तो नारा कोई कुछ भी देता रहे, उसे मोदी जी जैसा नेता न भूतो न भविष्यति, और भविष्य में कोई उनका स्थान लेगा भी तो निश्चित रूप से मैं हृदय से कह रहा हूं कि केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी हैं, दूसरा कोई भी नहीं। वही ले सकते हैं, उनकी बराबरी कर सकते हैं। 18 घंटा मोदी जी चलते हैं और काम करते हैं, तो हमारा प्रदेश के नेता आदरणीय योगी जी भी 18 घंटा से कम नहीं चलते। तो साधना जिनकी, राजनीति जिसकी जीवन की साधना बन गई हो, ऐसे नेता योगी आदित्यनाथ, वो एक राष्ट्र की आराधना कर रहे हैं और समाज की सेवा ही जिनकी साधना बन गई है, ऐसे नेता है योगी जी। तो मैं तो यही कह रहा था कि शिवा को सराहूं छत्रसाल को, मोदी जी की बड़ाई करूं, हैं कि मोदी जी की को सराहूं कि योगी बेमिसाल को। ये भी बेमिसाल हैं, वो भी जो है बेमिसाल है, तो दोनों बेमिसाल हैं। इसलिए दोनों बेमिसाल की प्रशंसा करते हुए योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलिए एक सेकंड, एक आखिरी सवाल है, आपके फेवर की सवाल है, बैठ जाइए। थोड़ी अब ज्यादा नहीं होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का क्या स्थिति है? वो मुद्दा रहने वाला है कि नहीं? बलिया का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, मुद्दा जरूर होगा। 24,000 करोड़ रुपए का काम बलिया जनपद में पिछले संसदीय कार्यकाल में हुआ है। काम के लिए मैं अपने सांसद को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रयास करके इस काम को संपन्न कराने में उनकी भूमिका रही। मैं अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। अब सवाल आपसे पूछने में भी डर लग रहा है कि उठकर चले जाएंगे लेकिन पड़ोसी लोकसभा है आपका गाजीपुर, वहां की क्या स्थिति है? देखिए, गाजीपुर की जनता क्या करेगी, लेकिन मैं जरूर कहूंगा, यदि वो लोग थोड़ा भी, वहां के हिंदू यदि थोड़ा भी चिंतनशील होंगे, कृष्णानंद राय के हत्यारे के भाई को यदि सांसद बनाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं हिंदुओं को कह सकता हूं कि मत कहना कि तुम राम के वंशज हो, मत कहना कि तुम परशुराम के वंशज हो, मत कहो कि मैं वाल्मीकि और जो है गर्ग और सांडिल गोत्र का पैदा हुआ व्यक्ति, कोई भी हिंदू मैं कहता हूं। आज तक मुख्तार अंसारी ने, आप लोग सोचते हैं कि नहीं, केवल मुख्तार अंसारी हत्यारा नहीं था, वो हिंदू समाज के लोगों का हत्यारा था। एक भी घटना कोई बता दे जो किसी मुस्लिम आतंकवादी, मुस्लिम लोगों को या मुस्लिम व्यापारी को मारा हो। कृष्णानंद राय की हत्या करने के बाद उस अपराधी ने, उस राक्षस ने उनका चुटिया काट दिया था, चुटिया को काट के लेकर भगा था। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा अर्थ है कि उसने हिंदू परंपरा और हिंदू चिंतन को चुनौती दिया था। और ऐसे चुनौती देने वाला, अपमानित करने वाले व्यक्ति को यदि कोई मतदान करता है, तो मान लेना कोई इंसान नहीं है, वो हिंदू धर्म में पैदा होने वाला व्यक्ति नहीं है, उसके खून में दोष है, उसके खून में दोष है। मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के परिवार के लोगों को जोड़ देता है हिंदू, मान के चलिएगा कि उसके चिंतन का दोष है, उसके पारिवारिक सोच का दोष है और खून का दोष है। उसने हिंदू धर्म को अपमानित किया है। कृष्णानंद राय की केवल हत्या नहीं हुई, चोटिया को मरने के बाद चोटिया को काटना मतलब हिंदू धर्म की परंपरा को अपमानित करना हुआ। तो जिसने हिंदू धर्म की परंपरा को, राम की परंपरा को अपमानित किया है, केवल हत्या नहीं किया है, परंपरा की हत्या किया है, चुटिया काटना। इसलिए ऐसे लोगों को मैं जरूर अपील करता हूं, गाजीपुर की जनता को वो दिखाना चाहिए कि आज की तिथि पर गाजीपुर निश्चित रूप से हिंदुओं का क्षेत्र है। और आप देखते ही हैं, हम तो प्रश्न कर रहा हूं, मऊ में दंगा हुआ था, 80 यादव लोग मारे गए थे, बताइए उसमें कौन मारा गया? यादव मारा गया, सपा के लोग थे, लेकिन कोई पूछने नहीं गया। तो समाजवादी पार्टी जहां वोट लेने की बात होगी तो मुस्लिमों को छोड़ करके अपने लोगों को भी चिंता करने वाली पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि हिंदू की चिंता सर्वोपरि करती है, और लेकिन साथ साथ मुसलमानों से भी कोई दुराव नहीं रखती है, क्योंकि उनके भी ईमानदार और लोगों को हम लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम के
चरित्र को सलाम किया है, भाजपा ने राष्ट्रपति बना करके सलाम किया है, लेकिन शैतानों को जवाब देती है। बाबा का बुलडोजर भी चलता है और सम्मान की प्रक्रिया चलती है। तो हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनके कार्यों के, गलत कार्यों के विरोधी हैं और हमेशा रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में भी चुनाव जीतेगी। हमको तो पूरा विश्वास है कि गाजीपुर के भी हिंदू समाज अपनी अपनी परंपरा के रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए पुनः जो है गाजीपुर से भी मनोज सिन्हा जी की तरह से राय साहब को जिताएगी। जाइए, चलिए अब फोन बज रहा है। मैं आखिरी सवाल, एकदम आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि बलिया में अगर जीतते हैं नीरज शेखर जी, तो वो तो नीरज शेखर जी जो भी करेंगे, लेकिन आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि क्या, कौन से मुख्य कार्य करवाएंगे बलिया में? बलिया में अब सब मोटा मोटी सब बड़ा काम हो रहा है, हो जाएगा। एक, हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से पहले भी कहे थे, उन्होंने स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। हम लोग प्रयास करेंगे, आदरणीय न्यायशंकर जी, आदरणीय नीरज शेखर जी, आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी, आनंद शुक्ला जी, सब लोग मिलकर के, संजय यादव जी, हम लोग सब मिलकर के एक साथ जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी के पास। और मेडिकल कॉलेज, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा ही, शिक्षा स्वास्थ्य की रक्षा करता है और शिक्षा स्वास्थ्य नहीं, इंसान की रक्षा करता है, विकास करता है, तो स्वास्थ्य की रक्षा चिकित्सा करता है। इसलिए शिक्षा और चिकित्सा जिस समाज की दुरुस्त रहती है, वहां जवान की मानसिकता और जवान का स्वास्थ्य दोनों विकसित होता है, जो एक श्रेष्ठ समाज के लिए अनुकूल होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और लगातार फोन पर फोन बज रहे थे, इसलिए विधायक जी को जाना पड़ा। चलिए, इस पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री सुरेंद्रनाथ सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।